After a long time. Aksha, good evening. Good evening, sir. संचिता, कैसे हैं आप और कैसे आना हुआ इस क्लास में? संचिता, एटलीस्ट वन आंसर तो दे सकते थे आप. ठीक है. सो यू कैन चेक ओवर इट, यू कैन सी द माइंड मैप हियर. अगर आप देखोगे आप यहाँ पे, हाँ जी, ओम गुड इवनिंग. तो प्रिंसिपल का भी आपका यहाँ पे, यू कैन सी द एवरीथिंग और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. एंड देन आप यहाँ स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस का भी आपको यहाँ मिल जाएगा. तो काफी अच्छा हो जाता है माइंड मैप के लिए रिवाइज करने के लिए. बढ़िया, इसको जूम करके आप सुबह उठ के अगर आप देख लेते हो तो आपको काफी सारे नाम आपके नजर से गुजर जाते हैं. सो कैन सी बैक्टीरियोफेज में आपके कितने न्यूक्लियोटाइड आपके यहाँ पे होंगे. ऑलराइट संचिता. एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपके यहाँ पे क्या होता है. सो यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स वेरी क्विकली. सेंट्रल डॉग्मा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा. देन आपका बेस पेयरिंग यहाँ पे क्या होता है. दीज आर द थिंग्स यू नो. हाँ, ये सारे नाम्स आपके जो यहाँ पे आते हैं ना, जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, ये सारे नाम आप यहाँ पे देख सकते हो. अरविंद चागाफ ने जो आपको रूल दिया था, द रेशियो ऑफ ANT एंड GNC आर कांस्टेंट एंड इक्वल ऑल द टाइम. Then similarly, you can see over here the packaging of DNA. So it is a very quick way. I'll tell you something. You can actually spend 10 to 15 minutes on this. और आप पूरा एक स्कैन कर सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है, हर्शी एंड चेज ने क्या किया था. So I'm not saying कि it is a replacement for NCERT, but it's a very quick way of having idea कि यार ये चैप्टर के अंदर ये चीजें मेरी आती है वहां पे. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें तो काफी हेल्प करता है. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर आपको तुरंत यहाँ पे इसके वैल्यूज आपको मिल गए. कितना खर्चा हुआ था, $9 बिलियन. कब स्टार्ट हुआ था आपका ये 1990 के अंदर. कितने साल का प्रोजेक्ट था, 13 साल का प्रोजेक्ट था. कौन कौन इन्वॉल्व था वो सब आपको यहाँ पे दिख रहा है. सो ऐसी कंडीशन में तो या ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत हेल्पफुल आपके लिए हो जाता है. आपने तुरंत देख लिया कि आपका सबसे बड़ा जीन कौन सा है, डिस्ट्रोफिन, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. टोटल जीन कितने होते हैं, फंक्शनल कितने अभी तक अननोन है, हाउ मेनी ऑफ देम जिनका फंक्शन भी हम लोग नहीं जानते हैं. Less than 2% genome codes for a protein, right? So these all information comes very quickly to you using this mind maps. So I'd strongly recommend that to you, all of you. और आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर का अगर चाहिए हो ना कि सर मुझे ये चैप्टर का माइंड मैप चाहिए, तो भी आप मुझे बोल सकते हो. आई कैन पर्सनली सेंड दैट टू यू. ठीक है. सो प्लीज डू दैट. यू कैन हैव अ लुक एट दिस ऑल स्टेप्स एज वेल. DNA फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स आप यहाँ पे देख सकते हो, तुरंत आपको दिख जाते हैं यहाँ पे. मैं तो ये भी कहूंगा कि कभी कभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बैठना हो तो आप माइंड मैप देख लो तुरंत. स्पेंड 10 मिनट्स 15 मिनट्स शॉर्ट में कुछ नोट्स बना लो उसको देख के. एंड देन यू सडनली स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन. सडनली बैठ के तो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. विल वर्क फॉर यू. हाँ जी पल्लवी बताइए, आपने ग्रुप में नहीं भेजा? सर गलती से हो गया. लगा पल्लवी कह रही कि सर मेरे ग्रुप में तो आया नहीं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड ओवर हियर. तो ये स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा टू गो टू द माइंड मैप. एंड माइंड मैप का पर्पस ये होता है कि कम टाइम में आप चीजों को गैदर कर सको एंड यू कैन मूव हेड. सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू दैट. ठीक है. चलिए अब एक काम करते हैं आज हम. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. इन बैक्टीरिया व्हिच एंजाइम कैटलाइजेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ RNA. बैक्टीरिया के अंदर कौन सा आपका यहाँ पे एंजाइम होगा जो हेल्प करेगा आपके ट्रांसक्रिप्शन के लिए? आसान सवाल है, इससे आप लोग वाकिफ रह चुके हो ऐसे सवालों से आप पहले भी. बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए. ओके. अनिरुद्ध? सर ऑप्शन ए. ऑलराइट, ठीक है. अब मेरा सवाल आपसे यह है यहाँ पे, बैक्टीरिया में आपके पास RNA पॉलीमरेज एक ही होगा या 3 अलग अलग टाइप के होंगे? अलग अलग टाइप. नहीं, एक ही होगा. याद रखना, बैक्टीरिया के अंदर आपको एक ही मिल जाता है, लेकिन हम जब बात करते हैं हमारे अंदर ना, so we will have different kind of RNAs over there. We will have different kind of RNA polymerase. We have RNA polymerase 1, 2 and 3. तो याद रखना जो हमने वहां पे देखा था ना, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. ये हमारा यूकैरियोट के टर्म्स से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे. बैक्टीरिया के पास तो एक ही होता है, बैक्टीरिया के पास एक रहेगा और उससे उसका सारा वहां पे काम हो जाएगा. तो मुझे बताओ, हमारे पास RNA polymerase 1, 2 and 3 होते हैं यहाँ पे. सो मुझे बताइए हैंड रेस करके कि इनमें से कौन सा RNA पॉलीमरेज होता है जिसकी मदद से आप tRNA बना सकते हो हमारे अंदर.
बोलिए बोलिए सौरभ, कौन सा होता है वो? सौरभ आवाज नहीं आ रही। ये थ्री वाला सर, आरएनए पॉलीमरेज थ्री। आरएनए पॉलीमरेज 3, यस, इसके अंदर से आप अपना टी आरएनए अपना यहाँ पे बना सकते हैं। अगर मुझे एम आरएनए बनाना हो देन आई कैन यूज माई आरएनए पॉलीमरेज 2 यहाँ पे, राइट। अगर मुझे आर आरएनए बनाना हो देन आई कैन यूज माई आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। सो यस, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की मदद से आप अपना डिस्कशन अपना है आप करा सकते हैं। देन सो पिक्चर को आराम से देखिए एंड बताइए कि यहाँ पे आपका लेबलिंग आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा। सो व्हाट ए बी एंड सी आर गोइंग टू बी। आसान है सवाल, एनसीईआरटी का पिक्चर है, देखिए ध्यान से एंड रेज योर हैंड। बाकी बच्चे भी कर सकते हैं बेटा, आपको भी बताने कि ए यहाँ पे क्या हो रहा है, बी यहाँ पे क्या हो रहा है और सी आपका यहाँ पे क्या हो रहा है। बताइए अक्षरा क्या हो रहा है यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पे कह रहे हो, नम्रता आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अगर आप सबको यहाँ पे लग रहा है, अगर आप सब लोग एग्री कर रहे हो देन दैट्स अ करेक्ट आंसर। यू विल हैव इनिशिएशन, यू विल हैव इलॉन्गेशन, यू विल हैव अ टर्मिनेशन। ये तीन चीजें आपके यहाँ पे हो रही होती है एंड दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय। तो अब बी ऑप्शन में देखो ना, वो तो टर्मिनेशन है और सी में एलोंगेशन। Okay, 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 excellent. So they have done A and B is going to be B यहाँ पे they have done elongation and C is going to be यस सर। elongation. सर नहीं, बी वाला टर्मिनेशन होना चाहिए, सी वाला इलोंगेशन। Okay, right. Okay, they have, oh yeah, they have done the upside down. उन्होंने इसके बाद like I've just followed the normal sequence. यहाँ पे आपका termination यहाँ पे हो रहा है. Okay. So B is going to be termination हो रहा है क्योंकि आपके यहाँ पे termination आपका हो रहा है यहाँ पे of your mRNA, यहाँ पे आपका हो रहा है elongation. ठीक है. So this will be the elongation over there. Right. So yes, you will have option B यहाँ पे. So A, B and C के अंदर. So yes, B is going to be my termination. Right. True. So A initiation, B is going to be termination, and C is going to be elongation, which will be finding happening in this picture. True. तो ऑप्शन B बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्योंकि या दे आर नॉट फॉलोइंग द राइट वो सीक्वेंस, उन्होंने चेंज कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया उन्होंने। ठीक है। देन ये बताओ, इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट वाई। आपका ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आपका सेम कंपार्टमेंट पे आपका होता है, इसका रीजन यहाँ पे क्या होता है? बताइए जसनूर, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर सी ऑप्शन। आपको सी लग रहा है? बताइए जानवी, आपको क्या लग रहा है? सी ऑप्शन। काजल? सर सी ऑप्शन। राइट। अब मुझे बताइए आप लोग यहाँ पे, आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। यस, आपका साइटोल और न्यूक्लियस का आपका कोई सेपरेशन आपके यहाँ पे मिलेगा नहीं, एंड आपका एमआरएनए जो आपके यहाँ पे होता है उसके साथ कोई भी आपके यहाँ पे प्रोसेसिंग आपके यहाँ पे नहीं होती। तो एमआरएनए के साथ जो आपकी प्रोसेसिंग आपकी करी जाएगी वो आपकी करी जाएगी सिर्फ आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब मुझे कोई फटाफट हैंड रेज करके बताइए कि जब हम बात करते हैं आरएनए प्रोसेस के बारे में तो इसके अंदर कौन से 2-3 इवेंट्स आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं? When we talk about RNA processing, then what are the 2-3 events which will be finding happening in this? चलिए बेटा, चलिए जल्दी बोलिए मोनिका, कौन से होते 2-3 इवेंट यहाँ पे? कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। कैपिंग में 5' एंड पे लग जाता है मिथाइल ग्रुप। टेलिंग में 3' एंड पे सिर्फ मिथाइल लगेगा ग्रुप? नहीं, मिथाइलोनिन कुछ ऐसा नाम। मिथाइल गुआनिसिन यहाँ पे आपका लग जाएगा, ठीक है। टेलिंग में? टेलिंग में 3' एंड पे वो लगेगा पॉली एडेनिलिन, जहाँ पे 200 to 300 एडेनिलिन लग जाते हैं। एंड स्प्लाइसिंग में स्प्लाइसोसोम आएगा जो इंट्रॉन को रिमूव कर देगा और सिर्फ एक्सॉन्स वहां पे ठीक है, बचेंगे। ठीक है, ओके, राइट, ट्रू। काजल मुझे बताइए स्प्लाइसोसोम कैसे बनता है? स्प्लाइसोसोम बनता कैसे है? बताइए जानवी, हाउ यू मेक द स्प्लाइसोसोम? सर एस आर एन ए और प्रोटीन। राइट। सो यू विल हैव एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन विल फॉर्म द स्प्लाइसोसोम, जो आके आपके यहाँ पे इंट्रॉन्स को रिमूव करेगा और एक्सॉन्स को जोड़ देगा। बिल्कुल सही, ठीक है। डीजेनेरेसी रेफर्स टू व्हाट? Degeneracy refers to what? ये एक प्रॉपर्टी थी ना हमारी वहां पे, अनएम्बिगियस, डीजेनरेसी,
इनिशिएशन कोडॉन, वो सब हमने यहाँ पे देखा था। सो डीजेनरेसी का मतलब आपके यहाँ पे क्या आ जाता है? अरे आप लोग तो बिल्कुल ही वो हो गए, याद नहीं आ रही प्रॉपर्टीज आपको इसकी? सर थर्ड स्टेटमेंट समझ गए। थर्ड स्टेटमेंट मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे। कोडॉन विच स्पेसिफाई द अमाइनो एसिड डिफर्स ओनली द थर्ड बेस ऑफ द ट्रिपलेट। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, सो इफ यू सी अ कोडॉन, समझे यू हैव अ कोडॉन लाइक योर UUA, राइट, जो आपको बना के दे रहा है आपके यहाँ पे फिनाइलएलानाइन, राइट। तो कई बार क्या होता है ना कि आपका जो थर्ड बेस होता है ना, उसमें ही वो डिफर करता है। सो पहले दो बेस आपके यहाँ पे सेम होगा, आपका थर्ड बेस ही आपके यहाँ पे डिफर कर रहा होगा। जैसे आपका C आ गया या यू आपके यहाँ पे G आ गया, आप इसको देखते हो ना, ऑब्जर्व करते हो अगर आप अपने जेनेटिक कोड को, तो आपका जो थर्ड बेस होता है वही आपका डिफर करता है, ठीक है। दैट इज द ओनली थिंग विच डिफर्स। इसे हम इवन कहते हैं वॉबल हाइपोथेसिस भी हम इसको हम कहते हैं, बट अभी हम उसको समझेंगे नहीं। बट याद रखना, यस द थर्ड बेस इज द वन विच विल बी डिफरिंग ऑफ दिस कोडॉन्स। और कोई डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं वहां पे। तो आप कभी नोटिस करना, यू ऑब्जर्व द अमाइनो एसिड जो मल्टीपल कोडॉन्स बना रहे होंगे, तो उनका जो लास्ट कोडॉन होगा ना, लास्ट जो बेस होगा, उसमें ही आपको डिफरेंस मिलेगा। इट्स अ लास्ट बेस विच विल बी डिफरेंट, बाकी सारे आगे के दो जो आपके बेस होंगे आपके सेम होंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए ना, सो व्हाट विल बी द आंसर इन दिस? अब तो आपको समझ आ गया स्टेटमेंट से आपके यहाँ पे क्या कह रहा है। बोलो बोलो तमनप्रीत बोलो। सर ऑप्शन डी। बोथ A and C। वन अमाइनो एसिड हैज मोर देन वन कोडॉन ट्रिपलेट, को ट्रिपलेट। बिल्कुल, एक अमाइनो एसिड को बहुत सारे आपके यहाँ पे आके कोडॉन आपके उसे कोड कर सकते हैं, दैट्स वन थिंग यू नो। और जो डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, द डिफरेंस विल बी ओनली सीन इन वन ऑफ द बेस। एक बेस के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलता है, जिसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे वॉबल हाइपोथेसिस। तो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन दिस, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज द करेक्ट आंसर। तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी है ना जेनेटिक कोड की, वो सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, आप इसमें गड़बड़ नहीं कर सकते। Sickle cell anemia is classical example of point mutation in which valine amino acid comes in place of। valine को यहाँ पे कौन रिप्लेस कर देगा? बताइए दीक्षा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन डी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अक्षरा, क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट ऑप्शन। इट इज गोइंग टू बी योर ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, सब लोग याद रखना। आपके ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड इज द सेम थिंग, सो योर valine is going to be replaced by glutamic acid, that is going to be will be finding happening over there। तो नॉट गुआनिन, इट्स अ ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिकल सेल एनीमिया, ये आपको याद रखना है। अच्छा, जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उनको क्या एडवांटेज मिलता है? व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेज दे हैव? अफ्रीका में इसका क्या एडवांटेज है? हैंड रेज करो इसके लिए। मलेरिया। मलेरिया, ऐसे एक्सप्लेन करोगे आप लोग? सिकल सेल एनीमिया का एडवांटेज आपको क्या होता है? बताओ जानवी। सर इसमें जो मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, वो से आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है, प्लाज्मोडियम इंटर नहीं कर पाता है। बताइए अक्षरा। ओके ठीक है, राइट। अक्षरा बता दीजिए जल्दी से, और क्या इसके अंदर कुछ है तो। सर जिसको भी सिकल सेल एनीमिया होता है उसका जो आरबीसी है उसका उसकी शेप चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है वो उसमें एंटर नहीं कर पाते, तो वहां से बचे रहते हैं। सिलेक्टिव एडवांटेज, और सिलेक्टिव एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल जाए, अफ्रीका के लोगों को यहाँ पे मिल जाए, बिकॉज वहां पे मलेरिया इज अ मेजर कंसर्न, सो दैट्स द एडवांटेज यू विल हैव इन दैट, ठीक है। इन ऑर्डर टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड द शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। ये बात किसने बोली थी? अगर आपको 20 अमाइनो एसिड अगर आपको यहाँ पे बनाने हैं, देन इट शुड बी मेड अप बाय 3 न्यूक्लियोटाइड। इस ये बात आपकी किसने बोली थी? चलिए बेटा चलिए, सब लोग, बस दो ही लोग बोलो। अनिरुद्ध, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए। मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन, बैटमैन। सेकंड ऑप्शन। जसनूर? बी ऑप्शन। बी ही रहेगा बेटा। जॉर्ज गेमावी यहाँ पे आंसर आएगा। जॉर्ज गेमावी थे हमारे यहाँ पे, जिन्होंने बोला था कि आपके
यू नीड टू हैव अ कोडॉन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, तब आपके 20 अमीनो एसिड आप यहाँ पे पूरे अपने बना पाओगे। तो इट हैज टू बी ऑप्शन बी, ठीक है, भूलना मत अगली बार से सब लोग। ऑप्शन भी आ गया इसके अंदर आंसर, नॉट कार्बोबिन पुराना। In the protein synthesis, tRNA carrying the amino acid enters from which side of the ribosome? So जो आपका tRNA लेके आ रहा होता है आपके अमाइनो एसिड, तो वो कौन से साइड पे आके बैठेगा? ठीक है, बताइए अनिरुद्ध क्या होगा इसका आंसर? सर ए साइट। ओके, दीक्षा क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन ए। ए साइट आपके यहाँ पे सही आंसर है, तो ए साइड के ऊपर आके यहाँ पे बैठेगा। और मुझे बताओ, ए साइड पे आके ये बैठ गया, ठीक है, ए साइड पे आके बैठने के बाद एक आपका साइड होता है जहां से वो निकल के जा रहा होता है, वो साइड को हम क्या बोलते हैं? पी साइड। साइड। ठीक है, पी साइड भी कह सकते हो और आप ई साइड भी आप कह सकते हो, ठीक है, पी साइड से आपको निकल गया एंड देन जो आपको ए साइड पे होगा वो आपको पी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, मैच द फॉलोइंग, नहीं मैच द फॉलोइंग नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर रिक्वायर्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस? कौन से एंजाइम की मुझे यहाँ पे पड़ती है जरूरत फॉर माय प्रोटीन सिंथेसिस? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द एंजाइम आर रिक्वायर्ड फॉर माय प्रोटीन सिंथेसिस? बताइए जसनूर। सर ए ऑप्शन। वेरी गुड जसनूर, दैट्स अ करेक्ट आंसर। तो अनप्रीत क्या करेगा आप ऐसे, क्या आंसर था आपका? सर वही। वही था, राइट, इट विल बी ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आपके यहाँ पे क्यों आ रहा है, देखो अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, यहाँ पे लाइगेज का क्या आपने कभी काम सुना है क्या प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर? नहीं होता उसका कोई काम। लाइगेज विल ओनली हैव अ रोल टू प्ले इन द डीएनए रेप्लिकेशन, राइट, तो ये तो आपका हट गया वहां से, वैसे हट गया। एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बायोटेक के अंदर, इसका हमने कभी जिक्र किया ही नहीं था जब हम बात कर रहे थे अबाउट माय प्रोटीन सिंथेसिस, तो भी मेरा यहाँ से हट गया। देन ये आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज का प्रोटीन सिंथेसिस में कोई काम नहीं होता। आरएनए पॉलीमरेज का काम होगा ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, पॉलीमरेज यहाँ पे आके क्या करेगा, तो ये भी आपका हट गया। लुक एट दिस एंजाइम, अमाइनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम, ये तो हमने पढ़ा था ना, अमाइनो एसिड सिंथेटेज करने के एंजाइम हमारे वहां पे देखा था, अमाइनो एसिड की आरएनए सिंथेटेज करके। सो दैट एंजाइम वो करता क्या था, वो एंजाइम आपका अटैच करता था अमाइनो एसिड को विद द टीआरएनए। आपको याद है ना, वी हैव डन दिस अमाइनो एसिड सिंथेटेज करके एंजाइम हमने देखा था वहां पे, आई होप आपको याद आ रहा हो। यस। और आके आपका टीआरएनए आके बैठता था, फिर उसके ऊपर आप चार्ज करते थे उसे, तो वो तो आपको यहाँ पे लगेगा, वो तो आपको इस्तेमाल करोगे आप। परमेस का कोई काम नहीं होता, परमेस हैज नो रोल टू प्ले इन दिस, राइट। राइबोसोम इज नथिंग बट माय राइबोसोम, जिनके अंदर आपका एंजाइम लगा हुआ है, सो दूसरे हम कहते हैं राइबोसोम, तो ये तो आपका होता ही है राइबोसोम के अंदर। एंड देन यू हैव दिस एंजाइम दैट इज माय पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, तो इसकी तो जरूरत पड़ती है आपको यहाँ पे। तो माय 4, 6 and 7, and that is why ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसा एकदम से नया टाइप का सवाल आएगा, देन टेक योर टाइम एंड कम अप विद द करेक्ट आंसर फॉर दिस, दीज आर लाइक वेरी डुएबल क्वेश्चंस। चलिए, यूटीआर प्रेजेंट ऑन एमआरएनए रेफर्स टू व्हाट? आप जो अनट्रांसलेटेड रीजन आपके के ऊपर, वो क्या बताते हैं आपको यहाँ पे, व्हाट दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी? बताइए तवनप्रीत क्या होगा आंसर इसके अंदर? सर ऑप्शन सी। हाँ, तो याद रखना हमेशा आप कि आपके जो यूटीआर आपके यहाँ पे होता है, अगर आपको याद हो तो, दिस यूटीआर इज समथिंग यू विल फाइंड एट द बोथ द एंड्स, दोनों एंड पे आपको मिलते थे यूटीआर। दिस यूटीआर यू आर फाइंडिंग ऑन बोथ द साइड्स, आपको पीछे ये मिलता था, इस साइड पे आपको मिलता था, सो इट वाज सीन एट द बोथ द लोकेशंस 5' and 3'। तो यस, दे आर माय अनट्रांसलेटेड रीजन एट द बोथ द एंड्स, 5' and 3', दोनों के अंदर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन रिक्वायर्स, जब आपको प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट करना होगा तो कौन आके आपके यहाँ पे मदद? All of you take your time, take your 30 seconds and then raise your hand. बस बताइए सौरभ क्या लग रहा है इसका आंसर? सर सी ऑप्शन।
सौरभ वापस बोलना। डी ऑप्शन। ये लग रहा है आपको? काजल आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। एंड सर अनिरुद्ध? मुझे सी लग रहा है। सर सी। अच्छा, सौरभ को भी सी लग रहा था, ठीक है। यस, बोथ रिलीज फैक्टर एंड स्टॉप पुट डाउन, याद रखना आपके रिलीज फैक्टर और स्टॉप पुट डाउन की मदद से ही आपके यहाँ पे ट्रांसलेशन दिख जाएगा। सो योर प्रोटीन सिंथेसिस विल एक्चुअली स्टॉप बिकॉज ऑफ द इनकमिंग ऑफ माई रिलीज फैक्टर एंड स्टॉप पुट डाउन। पहले आपका स्टॉप पुट डाउन आपको वहाँ पे आता है, उसके बाद आपका फैक्टर आके वहां पे बैठेगा, क्योंकि टीआर में उसके लिए कुछ है नहीं वहां पे, एंड देन यू विल स्टॉप। लैक्टोज इज सबस्ट्रैट फॉर, लैक्टोज किसके लिए सबस्ट्रैट है? ठीक है, बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर का आंसर? सी ऑप्शन। काजल? सर सी। राइट, बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए आपका लैक्टोज आपके पे सबस्ट्रैट होगा, बिल्कुल सही, जो आपका डाइजेस्ट करता है लैक्टोज को यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो इस सवाल को एंड बताइए क्या है आपका यहाँ पे एबीसीडी। बताइए नम्रता क्या होगा आंसर इसके अंदर? ऑप्शन ए। क्या अक्षरा क्या लग रहा है आपको? फर्स्ट ऑप्शन। दीक्षा? सर ऑप्शन ए। अमनप्रीत? सर ए ऑप्शन। राइट, सो लेट्स सी ओवर हियर। ए आपका यहाँ पे आएगा आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज, बी इज गोइंग टू बी योर परमीज ओवर हियर, सी आपका यहाँ पे आएगा आपका ट्रांस एसिटाइलेज। फटाफट भी बता दे मुझे यहाँ पे कि आपके परमीज का यहाँ पे रोल क्या होता है? लैक्टोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर परमिट करने के लिए। राइट, दैट्स व्हाट परमीज विल बी नोन फॉर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। देन यू विल बी हैविंग, यू हैव अ डी एंड यू हैव अ ई ओवर हियर। ठीक है, सो डी जो आपके यहाँ पे जीन आई से बन के आ रहा है, दैट जीन आई से जो आपके यहाँ पे बन के आएगा दैट इज अ इनहिबिटर, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे एज माय योर रिप्रेसर। रिप्रेसर हो गया, इंड्यूसर होगा ये? रिप्रेसर। ये मेरा यहाँ पे रहेगा, मेरा यहाँ पे रिप्रेसर। तो रिप्रेसर भी आपका बन के आ रहा होता है, इंड्यूसर तो आपका बाहर से आता है, इंड्यूसर तो आपका लैक्टोज मॉलिक्यूल आपका बाहर से आता है, दैट्स गोइंग टू बी योर ई ओवर हियर। सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। ओके, चलिए। Why glucose and galactose cannot act as an inducer for the lac operon? क्यों मेरे ग्लूकोज और गैलेक्टोज मॉलिक्यूल को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता यहाँ पे एज अ इंड्यूसर? थोड़ा सा सोचो, इसका भी आंसर आप दे ही सकते हो। लैक ओपेरॉन आप पढ़ चुके हो, आपको मालूम है। क्या लगता है आपको यहाँ पे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज को हम क्यों यूज नहीं कर सकते एज ए इंड्यूसर इन द लैक ओपेरॉन? बताइए जसनूर क्या होगा आंसर इसके अंदर? सर ए ऑप्शन। क्या लग रहा है मोनिका तोनप्रीत? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। दे कैनॉट बाइंड विद रिप्रेसर, बिल्कुल सी बात है आपके यहाँ पे। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते एज इंड्यूसर बिकॉज दे कैन नॉट अटैच देमसेल्फ विद द रिप्रेसर। रिप्रेसर से अटैच होना काफी इंपॉर्टेंट है, तभी आप रिप्रेसर को वहां से आप निकाल पाओगे। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेसर प्रोटीन इज अटैच्ड? रिप्रेसर प्रोटीन जब बनता है तो किसका कहाँ पे जाके अपने आप को अटैच कराता है? रिप्रेसर प्रोटीन जब यहाँ पे बनेगा तो कहाँ पे जाके वो अपने आप को यहाँ पे अटैच कराएगा? बताइए दीक्षा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। अक्षरा क्या लग रहा है आपको? फर्स्ट ऑप्शन। राइट, सो ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, यहाँ पे जाके वो अपने आप को यहाँ पे अटैच कराएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर माय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में? बोलिए मोनिका क्या होगा इसके अंदर आंसर? डी ऑप्शन। अक्षरा?
फोर्थ ऑप्शन। एंड आई होप सब लोग इसके साथ एग्री करेंगे यहाँ पे। यस, ऑल द स्टेटमेंट्स ओवर देयर आर गोइंग टू बी ट्रू। 1990 में आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया था। इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट ओवर देयर। टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज अराउंड लाइक 9 बिलियन यूएस डॉलर। और यहाँ पे इनका प्लान था टू आइडेंटिफाई 20 से लेकर 25,000 जीन्स आपके यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का उनका प्लान था। जब आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब आपको स्टेटमेंट भी आपको याद हो रही है। आप ये बात भी आप समझो। यू रिमेंबर द वैल्यूज, यू रिमेंबर द नंबर ऑफ जीन्स दे वर ट्राइंग टू टारगेट टू स्टडी। ये सब भी आपको पता चलता है। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। टोटल परसेंटेज ऑफ जीन विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन, कितना परसेंट जीन आपका होता है जो आपका बेसिकली प्रोटीन के लिए कोड कर रहा होता है? बताइए तनप्रीत, जसनूर। 2%. Right. So 2% and less than 2% is the amount of genes you will be having which are going to be coding for the protein. True. बताओ में से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है? Read all the statement and then tell me which statement over here is going to be incorrect. देख लीजिए ध्यान से। Read all the 4 statements. बताइए मोनिका, क्या होगा आंसर इसके अंदर? डी ऑप्शन। दिल्ली वाला डी। यस सर। बताइए पल्लवी, क्या होगा आंसर इसके अंदर? सर ऑप्शन डी। जसनूर। तो डाली वाला डी। बाकी लोगों का क्या कहना है? अक्षरा, दीक्षा और सारे बच्चे जितने भी हमारे पास है। चलो बताओ जसनूर, डी क्यों लग रहा है आपको यहाँ पे? व्हाई यू आर थिंकिंग डी इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट? सिर्फ कॉस्ट 2 to 3 टाइम्स नहीं होता, वो मैनी टाइम्स हो सकता है कई बार। हाँ, राइट। रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए रिपीटेड 2 से 3 टाइम्स नहीं, मल्टीपल टाइम्स, 1000 टाइम वो रिपीट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई ये आपका ऑप्शन जो है ये आपके यहाँ पे सही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे नहीं है। रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जो आपके यहाँ पे होते हैं, स्ट्रेच ऑफ डीएनए, दे कैन गेट रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। 2 से 3 बार नहीं होते, बहुत बार रिपीट हो सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। HGP is closely associated with the bioinformatics, बात सही है। HGP will help in developing new ways to diagnose, treat, someday prevent disorders affecting the humans. That's also true. Fragment sequence during HGP are done by method of developed by the Frederick Sanger. वैसे ये फ्रेडरिक सैंगर ने अपना जो मेथड डेवलप किया था वो किस चीज के लिए किया था? बाद में हमने इसे यूज किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, बट इसने डेवलप किस चीज के लिए किया था? अमाइनो एसिड के अमाइनो एसिड पैटर्न को डिटरमाइन करने। हाँ, राइट। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जानने के लिए उसने वो डेवलप किया था मेथड। ट्रू, बढ़िया। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। Alec Jeffrey used satellite DNA as a probe that shows very high degree of polymorphism. It was called as, so जो एलेक जाफरी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे, उनके लिए एक नाम इस्तेमाल किया जाता है। What is that name over here is going to be called? चलिए बेटा, सब लोग खुशी खुशी अपना हैंड रेज करिए और आंसर करिए। बोलो निरुद्ध, क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन सी। क्या लग रहा है तमनप्रीत? सर सी ऑप्शन। Right, it is going to be my variable number of tandem repeats, VNTR. हाँ जी, देखिए एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और सब लोग इसे सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालिए। हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। स्टेटमेंट को रीड करो आराम से एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर। टेक योर टाइम। बताइए काजल, क्या लग रहा है? सर सेकंड ऑप्शन।
पल्लवी, सर ऑप्शन सी। अक्षरा, सर फोर्थ लग रहा है। बताइए जसनूर, सर सी ऑप्शन। मोनिका, तमनप्रीत, सी ऑप्शन। एक एक करके बता दो। चलो मोनिका पहले आप बताओ। डी ऑप्शन। एंड तमनप्रीत, सी ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे एस स्ट्रेन हैव म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट उसके पास होता है, एंड इसके जैसे वो आपका वायरलेंट होता है। आपने ये चीज पढ़ी होगी दैट यू हैव समथिंग लाइक योर ग्लाइकोकैलिक्स, जो आपको मिलता है आपके बैटरी के आसपास, आपको मिलता है, आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा। सो दैट एस स्ट्रेन ओवर हियर विल हैव द म्यूकस कवरिंग, दैट्स अ पॉलीसेकेराइड, इसलिए वो आपका स्मूथ कोट होता है उसका। सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ये बात तो जो आपकी यहाँ पे ये आपकी ट्रू है। सो दैट बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट बिकम्स वायरलेंट। S strains are virulent is causes pneumonia infection while R strain do not। तो ये बात भी तो सही है, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद द जेनेटिक मटेरियल ऑफ R strain, ये तो गलत हो गया ना यहाँ पे, ये तो रॉन्ग हो गया आपका। दे आर सेइंग दैट कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे एसोसिएटेड, इट इज एसोसिएटेड विद द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द R strain। वो तो S strain के साथ था ना, दैट वाज द वन व्हिच वाज एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग एवरीथिंग इन दैट R strain के अंदर। तो मेरा स्टेटमेंट 3 जो मेरा यहाँ पे होगा, ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा गलत। स्टेटमेंट 3 आप समझो यहाँ पे गलत क्यों हो रहा है, यहाँ पे एस स्ट्रेन लिखा होना चाहिए था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एस स्ट्रेन, नॉट आर स्ट्रेन। आपको याद है ना, आपका आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा था। सो जो भी आपका मटेरियल आ रहा था ट्रांसफॉर्मिंग, वो आपका एस स्ट्रेन में से आ रहा था। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। अब आपका क्या रह गया, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन कैन टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब। ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू ओवर देयर। सो इन दैट केस जहां पे आपको 3 दिख रहा है वो वैसे ही आपके ऑप्शन हट जाएगा। तो ये भी आपका हट जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, एंड ऑल्सो यू विल फाइंड ए विल ऑल्सो बिकम रॉन्ग ओवर देयर। द ओनली थिंग रिमेनिंग राइट नाउ इज 1, 2 एंड 4। सो दैट इज व्हाई ये सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। क्या ये बात सबको समझ आ रही है यहाँ पे? यस क्या तो याद रखना ये चीज। बताइए मैच फॉलोइंग कहाँ से कौन सी चीज यहाँ पे आपकी मैच हो जाएगी? बोलिए मोनिका। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। हाँ हाँ सुना मैंने ये वाला ना। बताइए अक्षरा। थर्ड ऑप्शन। काजल, जसनूर, काजल पहले आप बताओ। सी ऑप्शन। चलिए सब लोग ही सी कह रहे हो यहाँ पे, देखते हैं सी के आपके यहाँ पे मैच हो रहा है। स्प्लाइसिंग आपका यहाँ पे आएगा रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन। कोई है जो सी के अलावा कुछ और कह रहा था? कोई नहीं है। सर मेरा बी है, मेरा बी है। टर्मिट का बी है। हाँ, और किसका बी था? सर मेरा जसनूर का बी। अच्छा, टीम पंजाब। चलो पहले हम ये सी वालों का चेक करते हैं। स्प्लाइसिंग विल कम विद द रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन्स यहाँ पे। देन आप कह रहे हो बी के साथ मेरे यहाँ पे 2 आएगा, ओकाज़की फ्रेगमेंट इज गोइंग टू बी लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। देन सी के साथ यहाँ पे आपका 3 आएगा। आप कह रहे हो यहाँ पे कि जेकब एंड मोनाइट के साथ यहाँ पे मैच कर रहे हो आप, इसे क्या कर दिया आप लोगों ने? पता चला आपकी गड़बड़ यहाँ पे क्या हुई है? सी के साथ आपका 1 आना चाहिए, सी के साथ जेकब एंड मोनाइट आपका लैक ऊपर आना चाहिए, और इंड्यूसर के साथ आपका आना चाहिए आपका यहाँ पे लैक्टोज। तो पीपल हु हैव गॉन विद ऑप्शन सी हैव गॉट इट रॉन्ग। तो ऐसा मत करो, अगर कोई 2-4 बच्चे कह रहे तो देखो, बाकी लोग आराम से देखो एंड देन कम विद द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू नो व्हाट इज द मिस्टेक इज गोइंग टू बी। सी के साथ आपके यहाँ पे 1 आएगा लैकोपेरॉन, एंड इंड्यूसर के साथ आपका यहाँ पे आएगा लैक्टोज। जसनूर एक बात बताइए, जसनूर पल्लवी, क्या आप कभी ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए आ सकते हैं डेली? नॉट नाउ, फ्यूचर में कभी? एंड सौरभ एंड अदिशा? मैं ये नहीं कि ऐसे टेंशन मत लेना कि सर अभी बुला लेंगे डेली ये मत सोचना, बस पूछ रहा हूँ आपसे। आई जस्ट वांटेड टू नो। अब ये बात तो उनपे से भी हो चुकी थी, इसलिए आपसे बस पूछ रहा था, इसलिए पूछा था आपसे बिकॉज
फ्यूचर में अगर कोई मौका मिलता है आपसे ऑफलाइन टेस्ट देने का, अगर आपको मौका मिले ना, if at all there is a possibility, then you should give that test. You can actually get to know what is your score, कि आपका कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, वो काफी अच्छा पता चल जाता है। और जितना जल्दी पता चलता है ना उतना ज्यादा फायदा होता है। सो वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन दैट कि अच्छा ये स्कोर पे काम करना है, इतना बन रहा है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। सोचना, लेट मी नो। सो दैट इज माय ऑप्शन बी ओवर हियर। इसको भी कर लेना, सिंपल सवाल है आपका यहाँ पे ये, बट गलत मत करना। बताइए तवनप्रीत, बी ऑप्शन। अक्षरा, जानवी, बी ऑप्शन। the option, Diksha and all of you will also agree on this. That's our option B. लैक ए आई जीन के साथ आपके यहाँ पे आएगा रिप्रेसर, ओके। बी के साथ आप कह रहे हो 1 आएगा, सो जेड के साथ आपका बीटा गैलेक्टोज आपके यहाँ पे आ जाएगा। सी के साथ यू विल फाइंड 4, ए के साथ ट्रांसएसाइलेज, सो दैट्स 2। सही है। टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? इवोल्यूशन का सवाल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो बताइए टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? बताइए तवनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर? होमोलोगस ऑर्गन्स। ये आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। इट इज गोइंग टू बी होमोलोगस ऑर्गन। आपका वो एक्सिल स्टेम जो होता है, एक्सिलरी स्टेम होता है, एक के अंदर आपका टर्न हो जाएगा इनटू द थॉर्न, एक के अंदर वो टर्न हो जाएगा आपका टेंड्रिल के अंदर। सो दे विल हैव अ डिफरेंट फंक्शन बट दे विल हैव अ कॉमन ओरिजिन। ट्रू। Who proposed that a first life form could have come from the pre-existing non-living organic molecules and it precedes the chemical evolution? ये बात किसने बताई गई थी? Who proposed that first life form could have come from pre-existing non-living organic molecules and it precedes chemical evolution? ये बात बताई गई थी, बताइए संचिता, किसने बोला था ये बात? सर बी। प्रखर वर्मा, बताइए। ए। जानवी, सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन अगर आप लोग मुझे बता रहे हो तो आपका आंसर यहाँ पे सही है। ओपरेन हार्डेन ही आपके यहाँ पे थे जिन्होंने प्रपोज किया था ये बात, दैट आपका फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो आपके यहाँ पे होगा, इट मस्ट हैव केम फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो दैट वाज माय ओपरेन हार्डेन। इसको प्रूव किया था आपके स्टैनली मिलर ने। स्टैनली मिलर वाज द पर्सन एक्चुअली प्रूव दैट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एग्जांपल। बताओ बताओ, इतने जल्दी हैंड रेज कर दिया, बोल दो मोनिका, क्या होगा इसका आंसर, बता दो। ए एंड सी। ए एंड सी। नेक्स्ट सॉरी सर अडैप्टिव रेडिएशन, सॉरी। जानवी, क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन। अडैप्टिव रेडिएशन। इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी यहाँ पे, अडैप्टिव रेडिएशन। याद है ना मार्सुपियल्स आपके कौन थे वहां पे? कोआला, कंगारू, वॉम्बैट, टास्मिनियन डेविल, टास्मिनियन वुल्फ, राइट? देन वो शुगर ग्लाइडर, नॉट शुगर ग्लाइडर, देयर वाज दिस वन व्हिच हैड पोटेशियम था जिसका उड़ सकता था, वो ग्लाइड कर सकता था। सो ऑल दोस एग्जांपल्स इफ यू सी ना, दैट द एग्जांपल ऑफ माय अडैप्टिव रेडिएशन। अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से उन्होंने वहां पे रेडिएट, मतलब बोलो आके अडैप्ट करके वहां पे ग्रो किया, लाइक इवॉल्व किया। दैट इज आल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये मेरा इवन यहाँ बनता है एग्जांपल ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल ही बनेगा। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are two key concept of Darwinian theory of evolution? ये इनसाइड में काफी क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है। कौन से आपके दो की कॉन्सेप्ट आके बनते हैं आपके यहाँ पे डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के? चलिए बेटा, चलिए सब लोग बोलिए। अक्षरा, क्या होगा आंसर इसके अंदर? फर्स्ट ऑप्शन। दीक्षा, क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। तमनप्रीत, डी ऑप्शन। branching descent and natural selection. So branching descent and natural selection are the two things you have to know in terms of your evolution.
ये बात बोली थी, ये दो आपके की कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ये दो आपके की कॉन्सेप्ट आपके जो डार्विन ने आपके सामने यहाँ पे रखे थे। एनसीईआरटी में ये आपका स्टेटमेंट भी है, सो ये बात आप याद रखना। दीज आर द टू कॉन्सेप्ट गिवन बाय माय डार्विन इन द थ्योरी ऑफ ए रिवोल्यूशन। हुगो दे वेरिस पुट फोर्थ हिज आइडिया ऑफ म्यूटेशन बाय हिज वर्क ऑन। हुगो दे वेरिस ने अपना काम किसके ऊपर किया था यहाँ पे? बोलिए बोलिए, जानवी बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर सी ऑप्शन। स्पीशीज, ऐसा क्यों हुआ था? सर फिर से सर फिर से repeat कर नहीं मालूम। आवाज अच्छा नहीं अक्षर बताओ, आप हो जाएगी। सर आपकी स्क्रीन भी चल रही थी। यस नहीं आ रही, सर, मेरे को लगा मैं स्क्रीन भी नहीं दिख रही मेरी? अच्छा स्क्रीन मेरी दिख नहीं रही आप सर लोगों को? 1 मिनट के लिए स्क्रीन चली। सर पहले आपकी आवाज भी बंद हो गई थी और स्क्रीन भी Yes, बंद हो sir. गई थी। अब मैं अब आ रही आवाज? स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही, ये मैं बता दूं। सर यस सर। दिख रही है सर, नहीं दिख रही। सर दिख रही है, है। दिख रही है। दिख रही है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए 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 बताइए फिर आप मुझे यहाँ पे। सो इवनिंग प्राइमरोस की कहानी क्या थी? ऐसा क्या हुआ था कि उसने बोला था कि यार ये तो नई स्पीशीज मेरे यहाँ पे बन चुकी है? बताइए बताइए, कोई तो बताइए। Why can't we see the hand raised? हाँ जी अक्षर बताइए क्या हुआ था वहां पे? सर उन्होंने कुछ प्लांट्स को उन्होंने सेल्फ क्रॉसिंग करवाई और उसके बाद जो भी हमारे पास म्यूटेटेड प्लांट्स मिले उनको उन्होंने बोला कि ये न्यू स्पीशीज हैं। और ऐसा उसने क्यों बोला? सर उनको न्यू वेराइटीज मिली थी। और रियल में वो न्यू वैरायटीज क्यों मिली थी? सर क्योंकि उसमें जब वो म्यूटेटेड प्लांट्स मिले तब उन्होंने कहा कि उसमें इवोल्यूशन हुआ, लेकिन इवोल्यूशन जो है वो सडन इवेंट होता है और वो डायरेक्शन लेस होता है। दैट्स ट्रू, वो बात आपके यहाँ पे सही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके उन्होंने क्यों बोला कि यार ये तो मेरे न्यू प्लांट्स है? बिकॉज दे वर स्लाइटली लार्जर, लेट्स से दे वर स्लाइटली लार्जर द प्लांट्स एंड दे वर शोइंग समथिंग व्हाट यू कॉल एज अ पॉलीप्लॉइडी। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हाँ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपको वहाँ पे दिख रहा था। सो यू वर हैविंग सम एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आपको वहाँ पे दिख रहे थे एंड बिकॉज ऑफ दैट ही थॉट कि यार ये तो मेरा नया प्लांट बन गया, ये तो मेरा नया स्पीशीज आपका वहाँ पे बन गया। So because of the chromosomal disorder over there, because of that, he actually thought that it was a new species. True. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, पता नहीं 7-8 बार ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। वैसे ही बता दो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन। राइट। और इसकी कहानी याद है आप लोगों को? जेनेटिक ड्रिफ्ट की कहानी क्या थी? मैंने आपको बताई थी कहानी। यस सर। हाँ, कौन सी थी कहानी? थोड़ा सा स्टार्टिंग का बता दो ताकि मुझे कंफर्म मिल जाए कि आपको कहानी याद है। एक एलिफेंट और एलिफेंट चिंपैंजी। वाली। हाँ बीटल। राइट, एलिफेंट और बीटर वाली कहानी, बिल्कुल सही। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ माय जेनेटिक ड्रिफ्ट व्हिच ऑपरेट्स इन माय स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। तो याद रखना है आपको ये। बताइए क्या है इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन? कर सकते हो इसे, इवन अगर आपको न्यू डार्विनिज्म क्या होता है मालूम ना भी हो ना, तब भी आप इसे कर सकते हो। बोलिए जसनूर। सर डी ऑप्शन। बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप? सर डेली वाला डी। बोलिए तवनप्रीत। सर दिल्ली वाला डी। उनिका। दिल्ली। बाकी लोग भी देख लीजिए आराम से, एक बार सब लोग भी देख लीजिए। दीक्षा, महेश, काजल, अनिरुद्ध, अक्षरा। चलो देखते हैं हम यहाँ पे। काजल बताओ क्या होगा आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो काजल आप मुझे आप एक एक स्टेटमेंट बताओ। नेचुरल सिलेक्शन इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन, क्या ये बात सही है गलत है? सही। दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल ये ट्रू है आपके यहाँ पे।
नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट इंक्लूड वेरिएशन, क्या ये बात सही है गलत है? रॉन्ग होगा ये बेटा, ये रॉन्ग होगा, राइट? तो आपके यहाँ पे रॉन्ग हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय हुगो दे वेरीज, ये बात भी आपके यहाँ पे रॉन्ग है। सो 2 and 3 तो आपके यहाँ पे रॉन्ग आपको मिल गया यहाँ पे। म्यूटेशन इज अ सडन हेरिटेबल चेंज, दैट्स ट्रू। And synthetic theory is also called as a neo-Darwinism theory of evolution. That is also going to be true. Neo-Darwinism का मतलब ये होता है कि आपने जो डार्विन की जो थ्योरी थी उसको आपने थोड़ा मॉडिफाई किया और आपने उसे एक एडवांस लेवल पे जाके लाइक आपने उसे लाइक वापस से आगे रखा, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू। सो यस, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। Match the following column. So you have a A, B, C. So you have to match them. So now let's see which are the column which will be falling under this in this group. सिंपल सवाल है बेटा, कर सकते हो आप सब लोग। यहाँ पे देखो ध्यान से, सिविलाइजिंग डायरेक्शनल डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन आपके सामने है। यहाँ पे आपके सामने वहां पे आपके कॉलम है, कॉलम 2 आपका यहाँ पे 1, 2 and 3। सो बताइए कौन सा आपका यहाँ पे सही आ जाएगा, बोलिए तवनप्रीत। सी ऑप्शन। क्या कह रहे हो आप? ए ऑप्शन? नहीं नहीं, सी सी। बोलिए मोनिका सी ऑप्शन। एंड जसनूर। सी ऑप्शन। तो सिविलाइजिंग सिलेक्शन आपका यहाँ पे मैच करेगा आपका विद द मीन वैल्यू के साथ आपका यहाँ मैच कर लेगा। डायरेक्शनल में आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर, सो दैट्स गोइंग टू बी अ वन पर्टिकुलर वैल्यू। एंड डिस्ट्रप्शन में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, सो दैट्स गोइंग टू बी योर राइट। सो सी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ये करके बताओ, काफी बच्चों से एक सवाल कई बार होता नहीं है। सो सवाल आसान है वैसे, कर लो, डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। सब लोग करिए बेटा, सब लोग करिए। टेक योर 1 minute 2 minute एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लव यू। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, चलो। अच्छा अच्छा, अपना महेश चैट में आंसर कर रहा है, ओके ओके, पता ही नहीं था हमें। हाँ जी मोनिका बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। ए ऑप्शन। जसनूर क्या आ रहा है आपका आंसर यहाँ पे? 42%। ठीक है, चलो मैं ऐसे यहाँ पे करके देख लेता हूँ फटाफट। आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे MNN आप यहाँ पे देख रखा हुआ है, दैट्स एलिट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख रखे, दैट्स गोइंग टू बी 0.7 and 0.3। ये फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे देख रहे हैं। द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ MNN ब्लड ग्रुप बियरिंग द ऑर्गेनिज्म इज लाइक, सो उन्होंने पूछा कि MN जो ब्लड ग्रुप होगा उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना निकल के आएगा। तो 2 एलील आपके यहाँ पे देख रखे हुए इन्होंने, MNN। अब आपको अपना फॉर्मूला यहाँ पे मालूम है, द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी वेरी मच सिंपल फॉर यू, p² + 2pq + q² इज इक्वल टू 1। P and Q आपके पास है यहाँ पे, सो P मान लो आपका यहाँ पे है आपका 0.7 और Q आपका यहाँ पे आपका 0.3। फॉर्मूला में डालो उसी से। तो यार इतना MNN को आप लोग ऐसा P and Q, राइट। सो अब आप जैसे फॉर्मूला में डालते हो, तो अगर मैं p² मतलब आपका यहाँ पे 0.7 होल स्क्वायर + 2 × 0.7 × 0.3 + 0.3 होल स्क्वायर। अब आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है, आपको आप इसको कैलकुलेट कर लो आप अपना यहाँ पे। सो व्हेन यू डू द कैलकुलेशन ओवर, द आंसर इज गोइंग टू बी 0.42, राइट। 7 3 = 21, 21 × 2, 42.42 आपको यहाँ पे आ गया। अब 0.42 जब आपको यहाँ पे मिल गया, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा, एंड दैट परसेंटेज वैल्यू इज गोइंग टू बी योर 42%। आसान सवाल था बिल्कुल।
आपको यहाँ पे आपका हार्डी बेंगलोर प्रिंसिपल यहाँ पे आपको लगाना था और आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाता। तो दैट वाज समथिंग यू वर सपोज टू डू। तवनप्रीत समझ आ रहा है क्या वो यहाँ पे? यस सर। एंड बाकी बच्चों को भी समझ आना चाहिए। ये सब हम पहले भी कर चुके हैं। ये आपका हार्डी बेंगलोर प्रिंसिपल वाले सवाल होते हैं। इसमें बस आपको अपना PNQ निकालना है। एक बार आपने PNQ निकाल लिया, देन यहाँ पे तो दे के रखा हुआ है, यू जस्ट हैव टू ऐड दैट इन द फॉर्मूला एंड देन यू हैव टू रन दैट थिंग। तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि MM वाली कंडीशन कितनी है, देन दैट इज गोइंग टू बी माय 0.49 is going to be the answer for my homozygous for my M allele. So that means 49% मेरे जो वहां पे इंडिविजुअल्स होंगे they will have the this kind of genotype. So इसलिए 0.42 बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। Which of the following statements stand in favor of abiogenesis? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे है which stands in the favor of your abiogenesis? abiogenesis मतलब वो वाली कहानी जहां पे आपके जो ओपरेन एंड हाल्डेन ने जो बात कही थी ना, उस कॉन्टेक्स्ट में जो बात आती है, दैट इज द स्टेटमेंट स्टैंड्स इन फेवर ऑफ द abiogenesis। ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, आसान सवाल है ऐसे, देखो इसे, बाकी लोग भी ट्राई करिए। हाँ जी जसनूर बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर फोर्थ ऑप्शन। संजीता क्या लग रहा है आपको? सर 4। तमनप्रीत? द फोर्थ ऑप्शन। आई थिंक मोनिका भी यहाँ पे एग्री करेंगी। इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन 4। जस्ट वेट अ मिनट। सो ऑप्शन 4 में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है आपके यहाँ पे, दैट सो यू नो लेट्स सी व्हाट इज ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी। अब आज इसके फेवर में आपके यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे लाइक है, राइट? स्पॉन्टेनियस जनरेशन डज नॉट फेवर माय abiogenesis, तो ये आपके यहाँ पे फेवर में नहीं है, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओरिजिन ऑफ वायरस एंड माइक्रोब्स, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। देखो abiogenesis में आप यहाँ पे जब बात कर रहे हो ना, यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे आपके ऑर्गेनिक मैटर में से आपका लिविंग वर्ल्ड आपका लिविंग लाइफ आपकी निकल के आती है, जो आपका ओपरेन एंड हाल्डेन ने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। तो उसके रिलेशन में ये दो स्टेटमेंट तो यहाँ पे आपकी आ नहीं रही। ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बात भी आपके पे रॉन्ग हो जाती है। बट ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर, दैट इज समथिंग व्हिच इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ माय abiogenesis. सो यस, ऑप्शन डी है करेक्ट। Okay, this one. Artificial selection to obtain cows yielding high milk output represent. अगर मैं आर्टिफिशियली कुछ ऐसे गाय बना रहा हूँ जिनका मिल्क आउटपुट काफी ज्यादा मिल रहा है मुझे, देन दैट मीन्स मैं किस टाइप का सिलेक्शन यहाँ पे मेरा कर रहा हूं मैं। बताइए जसनूर क्या होगा आंसर इसके अंदर? बी लग रहा है। बैटमैन वाला बी लग रहा है, डेली वाला डी लग रहा है? बैटमैन वाला सर। बताइए दीक्षा कुमारी। सर ऑप्शन बी। एंड काजल? सर फोर्थ ऑप्शन। संचिता? संचिता इज गॉन, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी बेटा, इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी। यहाँ पे डायरेक्शनल इसलिए होगा बिकॉज मैं चाहता हूँ एक सर्टेन ट्रेड को, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक सर्टेन ट्रेड को ज्यादा उसका नंबर बढ़े, और वो ट्रेड क्या है आपके यहाँ पे? टू हैव अ काउज विद अ हायर मिल्क यील्ड। मैं ऐसी गाय यहाँ पे चाहता हूँ जिनका मिल्क आउटपुट काफी ज्यादा हो यहाँ पे। तो अगर मैं ये चीज चाहता हूँ देन श्योरली दिस इज अ डायरेक्शनल काइंड ऑफ सिलेक्शन। सो इट इज डायरेक्शनल एंड इट पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। तो यस, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे देख लो। PP is a type of selection that favors both small size and large size individuals. PP eliminates most of the members with a mean expression so as to produce two peaks in the distribution of the tract that may lead to a development of different population. So identify PP आप यहाँ पे क्या है, किस टाइप का सिलेक्शन आप यहाँ पे हो रहा है। आप यहाँ पे दो चीजों को फेवर कर रहे हो, इधर वेरी स्मॉल और इधर वेरी लार्ज।
जो मीन एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे आ रहा है उसको आप यहाँ पे इग्नोर कर रहे हो, यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट। तो ये किस टाइप का सिलेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है? What kind of selection it is going to be? बस 2 लोग बताइए। मोनिका, क्या होगा इसके अंदर आंसर? ए ऑप्शन। समनप्रीत, सही ऑप्शन। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन बेटा यहाँ पे होगा ना, जब आपको कहा जा रहा है यहाँ पे दैट आपका सिलेक्शन जो आपका यहाँ पे फेवर कर रहा है बोथ स्मॉल एंड लार्ज साइज इंडिविजुअल, दैट मीन्स एक एक्सट्रीम और दूसरा एक्सट्रीम, यहाँ पे इस तरीके से आपका फेवर किया जा रहा है। तो अगर आप याद करो तो ये जब 2 एक्सट्रीम चीजों को आप फेवर कर रहे हो और मीन एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे इग्नोर कर रहे हो या इसको फेवर नहीं कर रहे, दैट इज माई डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। ये मेरा बन जाएगा आपका यहाँ पे डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। तो ये आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज गोइंग टू बी व्हाट? ध्यान से करना। एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इनमें से यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बाकी लोग बेटा, बाकी लोग क्या लग रहा है जसनूर आपको? सर बी वाला, बी ऑप्शन। पहली वाला डी। नहीं सर, बैटमैन वाला बी। काजल, सेकंड ऑप्शन। मोनिका, सेकंड बी। अब एक्सप्लेन कर दो क्या होता है इसके अंदर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जब आप ये एग्जांपल ले रहे हो तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी, एक्सप्लेन। सर बिकॉज ये दोनों जो होंगे, मतलब ना एक एरिया में ये जो ऑस्ट्रेलियन जो होते हैं ना मार्सुपियल्स, जो टैस्मेनियन वुल्फ होंगे वो भी आ जाएंगे, और साथ में जो ये प्लेसेंटल वाले होते हैं, प्लेसेंटल वाले होंगे वो भी एक साथ रहने लग पड़ेंगे। लेकिन ये जो दोनों जो एक स्पीशीज ने, इनकी जो स्पीशीज होंगी वो अलग अलग होंगी, लेकिन अडेप्टिव मतलब एक जगह में रहने की वजह से दोनों के पास जो कैरेक्टर होंगे वो सिमिलर आ जाएंगे। इसकी वजह से ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का वो बन जाएंगे। राइट, क्योंकि वो एक जगह पे आपको मिल रहे, दे आर लिविंग इन द सेम काइंड ऑफ हैबिटेट। सो Yes, sir. इवन हो सकता है कि दोनों अलग अलग एरिया में रह रहे हो लेकिन दे आर लिविंग इन द सेम काइंड ऑफ हैबिटेट एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल हैव अ कॉमन ट्रेट्स। लेकिन एक बात यहाँ पे ऐड करनी है आपको हमेशा, दैट दे बोथ ऑफ देम विल हैव अ डिफरेंट एंसेस्टर्स। एक आपका यहाँ पे प्लेसेंटल वुल्फ है, एक आपका यहाँ पे है मार्सुपियल मतलब तास्मेनियन वुल्फ। सो बोथ ऑफ देम विल हैव अ डिफरेंट एंसेस्टर। याद रखना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपको याद रखना है दैट यू विल हैव 2 डिफरेंट एंसेस्टर। एक एंसेस्टर आपका अलग होगा, सो विल हैव वन एंसेस्टर ऑन अदर साइड, एक एंसेस्टर किसी का कोई और होगा यहाँ पे। सो 2 एनिमल्स, अब 2 अलग अलग एंसेस्टर है आपके यहाँ पे। इन दोनों में से आपका एक अलग अलग एनिमल आपका बना है। यहाँ से बना है आपका यहाँ पे एनिमल ए, यहाँ से बना आपका यहाँ पे एनिमल बी, बट बोथ ऑफ देम विल हैव सम कॉमन ट्रेड्स। दोनों के अंदर कॉमन ट्रेड्स कुछ आपको मिलेंगे बिकॉज दे आर लिविंग इन द सेम काइंड ऑफ हैबिटेट, सो दे विल हैव द कॉमन ट्रेड्स। ये कहानी याद होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो दे शुड हैव दिस कॉमन ट्रेड्स। सो कन्वर्जन का मतलब ये होता है, दे कैन हैव कॉमन ट्रेड्स, कोई फिनोटाइपिक फीचर इनका कॉमन होगा यहाँ पे, बट क्या दोनों रिलेटेड है? द आंसर इज नो, बोथ ऑफ देम हैव अ डिफरेंट एंसेस्टर, दे हैव कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसलिए हम इसे यहाँ पे बोलेंगे बिकॉज दे आर कन्वर्जिंग। इनके कुछ फिजिकल या कॉमन ट्रेट्स आपको यहाँ पे कन्वर्ज होते मिलेंगे। बाकी दिस इज एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ट्रू। Which of the following is a correct match? इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे करेक्ट मैच है? बताइए अनिरुद्ध, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। काजल, फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड काजल, that's and अनिरुद्ध, that's a correct answer, बिल्कुल सही। And I think दीक्षा, मोनिका सब लोग भी एग्री करेंगे इसमें, it's going to be your option A यहाँ पे। Down syndrome has to do with the 21st chromosome. इसको अच्छा पार्किंसन आपको मालूम नहीं होगा, ये बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? A woman with the 2 genes for hemophilia and 1 gene for color blindness on one of the X chromosome marries a normal man. तो इसको बना के देखें हम लोग यहाँ पे, या खुद से करोगे एक बार? सर खुद से करेंगे। करो, खुद से करो एक बार। सर 2 जीन्स हीमोफिलिया की एक एक्स क्रोमोसोम पे कैसे?
woman has 2 genes for hemophilia and 1 gene for color blindness on one of the X chromosome. ठीक है, मतलब मैं इसको आपको ऐसे बताता हूँ. She is having condition like this. She has a 2 genes for hemophilia. That means, ठीक है, and 1 gene for my color blindness. स्मॉल सी वाला, ये कंडीशन है आपके यहाँ पे. ओके सर. इनकी शादी यहाँ पे हो रही है नॉर्मल लड़के से. लड़के वालों ने ज्यादा कोई पता किया नहीं. मैरिड टू नॉर्मल का है. नॉर्मल के में कुछ नहीं लिख रहा है यहाँ पे. ठीक है. सो नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट विल हैपन. बोलिए तो अनुप्रीत. बी ऑप्शन लग रहा है. जसनूर. बी आ रहा है सर, बैटमैन वाला. बैटमैन वाला भी आ रहा है. काजल. यस सर, सेकंड ऑप्शन. एक बार करके देखते हैं. So when we do this cross over here, तो एक जब इनका यहाँ पे x आएगा, so it will have both the things over there, right? Then you will have, in this condition, you will have a small h, और यहाँ से आपका नॉर्मल वाला आ जाएगा ना, तो नॉर्मल वाला आ गया अपने from the father side, so इसको मैं यहाँ पे डाल दूँ, so that's a normal condition. यहाँ पे मैं capital H लिखना है, that's normal. So this girl is going to be normal over there. Then you have a xy. तो यहाँ पे जो x आपका आया, it is this one, and then you have your xy. ठीक है. तो अब आप यहाँ पे देखो, आपके ऑप्शन यहाँ पे क्या बन के आ रहे हैं. 50% hemophilic color blind son and 50% normal son. So अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात करें, so you are finding 50% आपके यहाँ पे कलर ब्लाइंड तो और हिमोफिलिक सन आपके हैं यहाँ पे, बट बाकी 50% भी आपके नॉर्मल नहीं है, दे आर ऑल्सो हिमोफिलिक. तो ये तो आपके यहाँ पे सही बनेगा नहीं आपके यहाँ पे, ये तो आपको बन नहीं रहा, राइट. देन यू हैव ऑप्शन बी ओवर हियर, 50% हिमोफिलिक डॉटर. तो 50% डॉटर आपके यहाँ पे हिमोफिलिक है यहाँ पे. ओके, 50% हिमोफिलिक डॉटर कैरियर एंड 50% कलर ब्लाइंड डॉटर कैरियर. ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी 50% जो आपके यहाँ पे डॉटर आ रही है, they are my hemophilic carrier. कह सकता हूँ ना, ये लड़कियां यहाँ पे कैरियर होंगी because they have one small h, and similarly you have 50% colorblind daughters which are going to be carrier as well. तो भी मैं यहाँ पे आपको कह सकता हूँ. So that seems to be a much more true. बताइए मोनिका, बोलिए. सर डॉटर तो 100% नहीं, कैरियर दोनों डॉटर तो कैरियर आई उसकी हिमोफिलिक की. हाँ, so तो like कैरियर for, हाँ आप ये कह रहे हो ना कि लाइक इट शुड बी लाइक 100%. हम इसमें से बेस्ट अप्रोप्रिएट इसके अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन आपका क्या बैठेगा. नाउ इफ यू सी द ऑप्शन सी ओवर हियर, ऑल सन्स एंड डॉटर आर हिमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड. अब ये बात भी आपके यहाँ पे सही नहीं है. ऐसा नहीं है कि हाँ भाई चलो ये हम ये कह सकते हैं कि हाँ ऑल सन्स भी हम यहाँ पे आपको कलर ब्लाइंड आपके यहाँ पे नहीं है, राइट. दैट्स आल्सो नॉट रूल ट्रू ओवर देयर. एंड हिमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड डॉटर्स नहीं. हिमोफिलिक तो आपको यहाँ पे डॉटर आपको मिल भी नहीं रही कोई भी आपके यहाँ पे, नहीं कोई आपको यहाँ पे कलर ब्लाइंड मिल रही है. सो इन दैट केस देखा जाए मोनिका एंड ऑल ऑफ यू, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सीम्स टू बी योर B1 comparatively, that 50% hemophilic daughters are going to be carrier, right.
सो हीमोफिलिक के आपके डॉट आप क्या कह रहे हैं, हाँ ये कह सकते हो आप कि यहाँ पे 50 के कह सकते थे आप कि 100% आगे भी हीमोफिलिक कैरियर, राइट। बट यहाँ पे देखा जाए तो 50% आपको हीमोफिलिक कैरियर आपको डॉटर आपको मिलेगी और 50% विल बी अ कलर ब्लाइंड डॉटर और वेयर विल बी कैरियर. So comparatively, if the statement which is much more closer to be true, it has to be your B. इसलिए आपके यहाँ पे आंसर आपके यहाँ पे B आएगा. और बाकी जो आपके यहाँ पे स्टेटमेंट्स है वो तो आपके यहाँ पे सही बैठने वाले हैं नहीं. There is no chance of finding those statements being true over there. So this is why you will find option B has to be taken as a correct answer. Even though ये statement एकदम exactly आपके यहाँ पे सही नहीं है, you can still have to look it as a correct answer. समझ आ रही मेरी बात आप सबको यहाँ पे? So you have to do क्रॉस आपको हमेशा करना पड़ सकता है. सो एक साइड में क्रॉस कर लिया करो ताकि 4 मार्क कंफर्म हो जाए. ये बता दो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा. हीमोफिलिया इज मोर कॉमनली सीन इन द ह्यूमन मेल्स देन द ह्यूमन फीमेल बिकॉज. जल्दी बेटा जल्दी सब लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर. महेश बताइए, महेश, दीक्षा एंड ओम, प्रखर, संचिता, अनिरुद्ध. बोलिए अनिरुद्ध. सर ऑप्शन सी. सही आंसर है अनिरुद्ध, बहुत बढ़िया. What does presence of homologous organ in different animal indicate? homologous organ होना क्या इंडिकेट करता है आपका यहाँ पे? बोलिए जसनूर. जसनूर बोलिए. हाँ ऑप्शन बी करो आप यहाँ पे. बोलिए मोनिका. बैटमैन. काजल तनप्रीत. बैटमैन सर. इट इज योर काजल. काजल कुछ नहीं कह रही. काजल, इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी यहाँ पे. राइट, कॉमन एंसेस्ट्री इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस. सो याद रखना homologous organ में आपको कॉमन एंसेस्ट्री का एक आपको काफी अच्छा यहाँ पे एविडेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है. ये सही से करके बताओ मुझे यहाँ पे. इतने जल्दी कैसे कर लिए? नहीं है होगा आप लोग. करो ध्यान से इसे. बाकी भी ट्राई करिए, आसान सवाल है, कोई इतना मुश्किल है नहीं. देखिए अगर एक mRNA है आपका यहाँ पे 5' से 3' डायरेक्शन के अंदर, इस पे लगा हुआ है आपके यहाँ पे AUG, राइट. तो जब tRNA यहाँ पे आता है ना, tRNA का आपका एक एंटी कोडॉन लूप होता है. tRNA का आपका यहाँ पे आपको मिलेगा आपके यहाँ पे एक एंटी कोडॉन लूप ऐसा आपके यहाँ पे बना हुआ आपके यहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है. तो एंटी कोडॉन लूप आपका इससे अपोजिट होता है. तो यहाँ पे आपका आएगा 5' और यहाँ पे आपका आएगा 3'. तो बना लो ना इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपका क्या बन जाएगा. अब बना लो अपना यहाँ पे 5' से 3' अगर आपका AUG है तो एंटी कोडॉन लूप के अंदर जो आपका tRNA का जो एंटी कोडॉन लूप होगा उसमें 5' से 3' आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे. अब तो काफी लोग कर सकते हैं, सब लोग ट्राई करिए. बोलिए मोनिका. बी ऑप्शन बैटमैन. काजल. सेकेंड ऑप्शन. तमनप्रीत, जसनूर बी ऑप्शन. जी, और दीक्षा एंड अनिरुद्ध आप सबका भी आंसर आई एम अज्यूमिंग दैट बी आएगा आपका यहाँ पे. यस यू विल हैव सी यहाँ पे आएगा, बीच में आएगा ए और यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे यू. सो इट इज गोइंग टू बी दैट साइड इज गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. तो ऐसे सवाल आएगा तो एंड ऐसे सवाल आएंगे, यू विल फाइंड वो नए ही क्वेश्चन आपको ऐसे टाइप के बना के आपके सामने रखेंगे. सो यू शुड बी एबल टू आंसर दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. आसान है, कोई मुश्किल है नहीं. यू जस्ट नीड टू हैव योर बेसिक्स क्लियर, राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन. वी हैव रफली सॉल्व. आज हमने सॉल्व किया, हमारे यहाँ पे 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया. सो वी हैव सॉल्व 40 क्वेश्चन. दैट्स अ गुड नंबर कंसीडरिंग हमने काफी अच्छे पेस में सॉल्व कर लिया. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. अब आपको करना अपने एंड से ये है कि अगली बार जब हम लोग जब वापस मिलेंगे दैट इज गोइंग टू बी कल सेल साइकिल वाला चैप्टर और सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर जितना कर सकते हो उतना रिवाइज करके आओ. मैंने आपके साथ शेयर इसलिए किया है आपका माइंड मैप ताकि आप उसे रिवाइज कर लो वहां से, ताकि कल हम लोग वापस सॉल्व कर सके अराउंड 40-45 जितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर सके. 40 वगैरह हम लोग कर दे दोनों को मिला के, दैट विल बी अ गुड नंबर. सो दैट इज द प्लान. तो कल हम लोग जब वापस मिलेंगे ना, मेक श्योर यू सॉल्व. दैट इज द आइडिया, टू सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चन एज पॉसिबल.
और प्लान याद रखना, 12th के ऊपर फोकस करो, 12 के क्वेश्चन सॉल्व करो जितने ज्यादा कर सकते हो आप यहाँ पे, एंड देन मूव ऑन टू 11 के 3 चैप्टर पकड़ लो, 3 अपने चॉइस के, बट 2 मैं रेकमेंड करूंगा, सेल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल, एंड देन यू कैन पिकअप कॉकरोच वाला पिकअप कर सकते हो जिसमें ज्यादा कंटेंट है नहीं, और एल्स यू कैन गो फॉर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और किसी भी चैप्टर का अगर आपको माइंड मैप चाहिए हो देन प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, आई विल ड्रॉप दैट टू यू, ठीक है। चलो, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन आज के क्लास के अंदर, एंड आई होप सबके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हैं, क्वेश्चंस को लेके कोई यहाँ पे दिक्कत है नहीं। सो जस्ट मेक श्योर यू कीप ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व करते रहो बस, ठीक है। चलिए, अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग, यहाँ पे मोनिका आपके पास कौन सा शहर आपको पास में पड़ेगा? ओके, मोनिका इज नॉट हियर। नो सर। नहीं, फ्रॉम शाहपुर व्हाट इज क्लोजर? कांगड़ा व्हाट इज क्लोजर टू शाहपुर? सर मतलब कौन कौन